Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 21 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 21 of Specific Relief Act deals with contracts that are not specifically enforceable. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती, सेक्शन 21 बेसिकली हमें उन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक लिस्ट बताता है जो इन्फोर्सेबल नहीं है. हम वन बाय वन उस लिस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. So section 21 says the following contracts cannot be specifically enforced. अब यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है. सबसे पहला क्या है? Contract for the non-performance of which compensation in money is an adequate relief. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी नॉन परफॉर्मेंस के लिए कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है, मीन्स टू से कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लेती है तो दूसरी पार्टी को जो मुआवजा दिया जाता है इस ब्रीच की सूरत में वो एडिक्वेट रिलीफ हो, यानी कि अगर किसी को कंपनसेशन दे दी जाए तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अल्टरनेटिव होगा, यानी उसका नेमल बदल होगा. अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगी. जब उसके पास कोई भी सूट फाइल किया जाएगा तो एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद जब कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगी तो उस फाइनल डिसीजन के बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आया कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है या नहीं. सो जहां पर कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते. फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर. सेकंड पार्ट क्या कहता है? द कॉन्ट्रैक्ट विच रन्स इनटू सच माइन्यूट और न्यूमरस डिटेल्स, कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स मौजूद हैं, छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं, और विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन और वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर किसी बंदे की कोई कॉन्सेंट शामिल है या उसकी कोई पर्सनल क्वालिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं, या फिर तीसरी बात, और अदरवाइज फ्रॉम इट्स नेचर इज सच दैट कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स, या फिर अपनी नेचर से वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पेचीदा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी इन्फोर्समेंट कोर्ट नहीं करा सकती. वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको थ्रू कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता. अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो इसी सेक्शन के साथ इलस्ट्रेशन दी गई है. ए और बी दो बंदे हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बीज बिजनेस एट द अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन टू बी मेड बाय टू वैल्यूअर्स. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदूंगा, लेकिन इस बिजनेस की जो अमाउंट डिटरमिन की जाएगी उसके लिए दो बंदों को लाया जाएगा, और उन दो बंदों में से एक बंदा ए की तरफ से लाया जाएगा और दूसरा बंदा बी की तरफ से लाया जाएगा जो इसकी अमाउंट को डिटरमिन करेंगे. A and B each name a valuer, but before the valuation is made, A instruct his valuer not to proceed. लेकिन इससे पहले कि इस बिजनेस की अमाउंट डिटरमिन की जाती, इसकी वैल्यूएशन की जाती, ए अपने बंदे को कहता है कि तुम इस चीज़ को फर्दर प्रोसीड नहीं करोगे, यानी कि अब मेरा इरादा चेंज हो गया है, अब मैं बी का बिजनेस नहीं खरीद रहा. तो अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो यहाँ पर ए की कॉन्सेंट आ गई है, ए की मर्जी आ गई है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर रहा. तो जहाँ पर आपकी मर्जी इन्वॉल्व हो जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते. नेक्स्ट पे जाने से पहले हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रिगार्डिंग पर्सनल क्वालिफिकेशन. अब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें पर्सनल सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, यानी बी उसके लिए पर्सनल सर्विसेज देगा. लेट्स से पर्सनल सर्विसेज में कोई भी बात आ गई कि उसके घर के काम करेगा या कोई भी चीज़ जो इन्वॉल्व है, तो जहाँ पर पर्सनल सर्विसेज आ जाए वहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते. थर्ड पे आ जाते हैं. थर्ड कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ विच द कोर्ट कैन नॉट फाइंड विद रीजनेबल सर्टेनिटी. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी
टर्म्स एंड कंडीशंस सर्टेन नहीं है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यकीनी नहीं है, वो क्लियर नहीं है, उनमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी शामिल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी आ जाए, जो क्लियर ना हो, उनको भी इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अब इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए द ऑनर ऑफ अ रिफ्रेशमेंट रूम। ए एक बंदा है जो किसी रिफ्रेशमेंट रूम का ऑनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है विद बी टू गिव हिम एकोमोडेशन देयर फॉर द सेल ऑफ हिज गुड्स एंड टू फर्निश हिम विद नेसेसरी अप्लायंसेस। वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसे इस रूम के अंदर एकोमोडेशन देगा अपनी गुड्स की सेल के लिए, और साथ ही साथ वो उसे जरूरी अप्लायंसेस भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ए रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट। ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। द केस इज वन फॉर कंपनसेशन एंड नॉट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, द अमाउंट एंड नेचर ऑफ एकोमोडेशन एंड अप्लायंसेस बीइंग अनडिफाइंड। अब यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है। ए ने बी को ये नहीं बताया था कि वो उसे कौन सी नेसेसरी अप्लायंसेस प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ उसने एकोमोडेशन से मुतालिक भी उसे नहीं बताया था कि वो, और सेल ऑफ गुड्स से मुतालिक कि वो कौन सी गुड्स उसको सेल कर रहा है, कौन से नेसेसरी अप्लायंसेस वो उसको प्रोवाइड करेगा। ऐसी चीज़ उनके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में डिफाइन नहीं की गई थी। तो जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन ना हो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर रिवोकेबल। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी नेचर ही ऐसी है कि वो रिवोकेबल है, यानी कि कोई भी पार्टी उसको रिवोक कर सकती है, कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से देखें तो हमारे पास इसी के साथ इलस्ट्रेशन दी गई है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम पार्टनर्स इन अ सर्टेन बिजनेस। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो किसी बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफाइंग द ड्यूरेशन ऑफ प्रोपोज पार्टनरशिप। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं उसमें वो ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि वो कितने अरसे तक पार्टनरशिप करेंगे। This contract cannot be specifically performed, for if it were so performed, either A or B might at once dissolve the partnership. अब इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी होता तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ए और बी किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं। तोड़ने से मुराद क्या है कि उनको ये चीज़ नहीं कंफर्म कि उन्होंने कितने अरसे तक इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है, तो वो ड्यूरिंग पार्टनरशिप कभी भी इस पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टीज ईदर इन द एक्सेस ऑफ देयर पावर्स और इन द ब्रीच ऑफ देयर ट्रस्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी ट्रस्टी के साथ बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, और उस ट्रस्टी ने अपनी पावर से एक्सीड करते हुए फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो उस फर्दर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। कैसे, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। A is a trustee of land with a power to lease it for 7 years. A को एक लैंड की ट्रस्टीशिप दी गई है, अमानत के तौर पर उसे एक लैंड दी गई है और साथ ही उसको ये पावर दी गई है कि वो 7 साल तक इसको लीज पर दे सकता है। He enters into a contract with B to grant a lease for the land for 7 years. वो बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तुम्हें 7 साल के लिए एक ज़मीन लीज पर दे सकता हूँ। अब यहाँ तक तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ट्रस्टीशिप के ज़ुमरे में आता है, लेकिन विद अ कॉवेनेंट टू रीन्यू द लीज एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। लेकिन साथ ही साथ वो बी के साथ ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के साथ वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर देंगे। यानी कि उसे तो ज़मीन 7 साल के लिए दी गई थी पावर्स उसको, लेकिन वो अपनी पावर से एक्सीड करते हुए बी को कहता है कि मजीद 7 साल के लिए भी मैं तुम्हें ये लीज पर ये लैंड दे सकता हूँ। अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहे तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। उसके बाद आ जाते हैं 6 पार्ट के ऊपर। 6 पार्ट क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन और पब्लिक कंपनी क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पजेज और बाय द प्रोमोटर्स ऑफ सच कंपनी विच इज इन द एक्सेस ऑफ इट्स पावर। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था किसी पब्लिक कंपनी के लिए
कि वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक कंपनी बनाई जाएगी या एक कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, लेकिन वो कंपनी बनाने वाले या उसके प्रोमोटर्स जो हैं वो अपनी पावर से एक्सीड करते हुए कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं करवाई जा सकती, उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन इसके साथ भी दी गई है। A company existing for the sole purpose of making and working a railway contract for the purchase of the piece of the land for the purpose of erecting a cattle mill thereon। एक जगह ली गई थी कि एक कंपनी बनाई जाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे के पर्पसेस के लिए काम करेगी, इस चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, लेकिन उस कंपनी के बनाने वाले या उसके प्रोमोटर्स ने वहां पर एक कॉटन मिल तैयार कर दी उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर। अब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज से मुतालिक हुआ था कि स्पेशल पर्पस क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेलवे है, लेकिन वहां पर उन्होंने जो कॉटन मिल तैयार कर दी है, इस कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, इस कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती एज पर सेक्शन 21। उसके बाद आ जाते हैं 7 पार्ट के ऊपर। 7 पार्ट क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी एक्सटेंडिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 years फ्रॉम इट्स डेट। अब ये बात करता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस 3 साल से ज़्यादा अरसे तक जारी रहनी है, तो इस चीज़ को भी आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को। अगर 3 साल तक या उससे कम अरसे तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंटिन्यू है तब तो उसकी इन्फोर्समेंट हो सकती है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का अरसा अगर गुजर जाए तो तब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थ्रू कोर्ट नहीं करवाई जा सकती। अब इसकी एग्जाम्पल देख लें तो इसकी एग्जाम्पल में दिया गया है, A contracts to let for 21 years to be the right to use such part of certain railway made by A was upon B land। ए ने क्या किया, एक रेलवे लाइन बनाई बी की जमीन के ऊपर और साथ ही साथ उसने बी को ये पावर्स भी दे दी कि वो इसकी रेलवे लाइन को यूज कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए, एंड माइट रिक्वायर ए टू सप्लाई द नेसेसरी इंजन पावर, और साथ ही वो ए को ये भी कह सकता है कि मुझे इंजन पावर भी जो है वो सप्लाई करो, एंड दैट ए शुड ड्यूरिंग द टर्म्स कीप द होल रेलवे इन गुड रिपेयर। और इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर इस रेलवे में किसी किस्म की कोई खराबी आती है तो उसकी रिपेयरिंग भी जो है वो ए करवाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिफ्यूज टू बी। अब अगर ए जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है, इसको ख़त्म करना चाहता है, तो बी इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, क्योंकि हमने कहा कि अगर 3 साल से ज़्यादा का अरसा कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस में गुजर गया है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते। यहाँ पर 21 ईयर्स गुजर गए थे, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को थ्रू कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। उसके बाद है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या कहता है, a contract of which material part of subject matter supposed by both parties to exist has before it has been made cease to exist। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करते वक्त उसका सब्जेक्ट मैटर जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जब उस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट की बारी आई तो वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी इन्फोर्स नहीं करवा सकते। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A contracts to pay an annuity to B for the lives of C and D। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि सी और डी की इंश्योरेंस के लिए वो बी को एनुअली कुछ मनी देता रहेगा। इट टर्न्स आउट दैट एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सी दो सपोज बाय ए एंड बी टू बी अलाइव वाज डेड। अब बाद में उन्हें पता चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उन्हें लग रहा था सी और डी जो है वो जिंदा हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चलता है, ए और बी को ये पता चलता है कि सी जो है वो तो मर चुका है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली परफॉर्म। इस कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, इस कॉन्ट्रैक्ट को भी थ्रू कोर्ट इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। सो ये सेक्शन 21 के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए थे जिनके आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। अब इसी सेक्शन के साथ एक और बात की गई है, एक और पैराग्राफ अटैच किया गया है जो कहता है एंड सेव एज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। सेव एज प्रोवाइडेड से क्या मुराद है कि अगर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर कोई ऐसी बात लिखी गई है जो इस सेक्शन के कॉन्ट्रेडिक्टरी है तो फिर वही आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा। आगे क्या कहा है, नो कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन शैल बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स।
कि अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने ये कंडीशन इन्वॉल्व कर दी है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज दे विल गो टू द आर्बिट्रेटर। उन्होंने पहले से अपने लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है और वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट में जाने के बजाय वो अपना डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेटर रिजॉल्व करेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। बट लेकिन आगे एक बात लिखी गई है, इफ एनी पर्सन हु हैज मेड सच अ कॉन्ट्रैक्ट other than arbitration agreement to which the provision of the said act apply and has refused to perform it sues in respect of any subject which he has contracted to refer, the existence of such contract shall bar the suit। और अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर कोई पार्टी रिफ्यूज कर देती है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो दूसरा बंदा जो इसको कोर्ट में लेकर जा रहा है, जो इसके खिलाफ सूट फाइल कर रहा है, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उस सूट के ऊपर बार लगा रहा है कि ऐसा कोई भी सूट आप कोर्ट में जाकर फाइल नहीं कर सकते। आप किसी भी सूट के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है। So that was the whole discussion on section 21 of Specific Relief Act 1877. So I hope कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।